कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ 4 सूरज का अपहरण पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए एक एकांकी यानी ड्रामा टाइप नाटक है। इसके अंदर सूरज के अपहरण को लेकर एक राजा के बारे में, बुद्धिहीन मूर्ख राजा की कहानी बनाई गई है, जिसको लेखक ने बड़े सुंदर तरीके से है। तो देखिए हम पाठ का पठन करते हैं। इसके अंदर हम सूरज का जो अपहरण वाला पाठ है, पठन में देखिए इसमें जो पात्र है उनमें है राजा, दीवान, प्रहरी, घंटावादक, सेनापति, पहला प्रहरी और दूसरा प्रहरी। इस तरह से आपके इस नाटक में 7 पात्र है। पात्रों के बाद में हम देखते हैं इसका पहला दृश्य यानी पहला भाग, इसका पहला जो सीन है सीरियल का, उसको हम देखे कि समय है सुबह का। राजा अपने शयन कक्ष में यानी सोने के कमरे में सोया हुआ है, लेटा हुआ है। उसे नींद नहीं आ रही है। वह बिस्तर पर बार बार करवट बदल रहा है। 6 बार घंटा बजने की आवाज सुनाई देती है। इसके साथ ही राजा अपने आप से स्वतः बोलता है। राजा स्वतः से कहता है, लगता है 6 बज गए हैं, मुझे अब उठना चाहिए। रात भर नींद नहीं आई, अब तो मैं सो भी नहीं सकता। मुझे सुबह हो गई है लेकिन मुझे सुस्ती आ रही है। फिर जमाई लेता है, उबास लेता है। सिर भारी हो रहा है, मुझे घोड़े पर सवार होकर बाहर जाना चाहिए और शीतल बयार का आनंद लेना चाहिए। शीतल बयार, ठंडी हवा का। इस तरह से राजा अपने आप से बात करता है कि सुबह का समय जल्दी उठ करके अब मुझे थोड़ा घूमना जाना चाहिए। इसके साथ ही उसने प्रहरी आता है दरवाजे के बाहर से, महाराज की जय हो, अभिवादन करता है। राजा, अंदर आ जाओ सिपाही, जाओ दीवान जी से तैयार होकर आने के लिए कहो और हमें घुड़सवारी करने बाहर जाना है। इस तरह से राजा ने प्रहरी को आदेश दिया कि अपने दीवान सेनापति को तैयार करो, घुड़सवारी के लिए हमें बाहर घूमने जाना है। इसके साथ ही देखिए पेज नंबर 56 पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर कान में लिखा है, प्रहरी दरवाजे से ही जो आज्ञा महाराज जाता है। राजा स्वतः का अर्थ होता है अपने आप से, वो कुछ अपने आप से बोलता है, अपने आप से कुछ कहता है। देखिए क्या कहता है। अपने आप से राजा कहता है, सुबह की शीतल हवा में घुड़सवारी का अपना ही आनंद है। मन प्रफुल्लित यानी प्रसन्न हो जाता है। चलो अब मुझे तैयार होना चाहिए। उठने का उपक्रम यानी प्रयास करता है और पर्दा गिरता है। तो इस तरह से ये पहला दृश्य था जिसमें सुबह का समय है, राजा उठने की को उठा है और अब वह घुड़सवारी के लिए, घूमने के लिए अपने दीवान के साथ जाएगा। दूसरा दृश्य के अंदर देखिए राजा और दीवान घोड़े पर सवार है। दोनों घोड़े साथ साथ चल रहे हैं। हरे भरे मैदानों का दृश्य है और चारों तरफ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। देखिए राजा और उसका दीवान दोनों है, घूमने के लिए जा रहे हैं। चारों ओर का बहुत ही सुंदर सुखद वातावरण है। इसके तस्वीर के अंदर आप आसानी से इसको देख सकते हैं। फिर देखिए दीवान कहता है, महाराज कितना मन भावन दृश्य है, मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला दृश्य नजारा है। राजा, अद्भुत, विचित्र दीवान जी, अद्भुत, बड़ा विचित्र नजारा है। दीवान, अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है। राजा, पहले से अच्छा लग रहा है दीवान जी, सिर दर्द से भी राहत यानी छुटकारा है, लेकिन मुझे प्यास लग रही है। दीवान, ठीक है महाराज, हम नदी के पास चलते हैं, वह नजदीक ही है, पास ही है। राजा, ठीक है। कुछ दूर चलकर घोड़े रोककर उतरते हैं और नदी के पास जाते हैं। दीवान नदी से लोटा भरकर पानी लाता है। राजा, पानी पीते हुए, वाह कितना निर्मल और स्वच्छ जल है दीवान जी, शीतल और मृदु, ठंडा और मीठा भी है। सचमुच यह तो प्रकृति का अनमोल उपहार है। तो प्रकृति का अनमोल उपहार किसे बताया है राजा ने? जल को। और वाकई जल है वो प्रकृति का अनमोल उपहार है। हमें इसको संभाल करके, सहेज करके रखना चाहिए। जल का कभी हमें अपव्यय नहीं करना चाहिए। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। मन आनंदित हो गया है। वैसे यह नदी बहकर कहाँ जाती है दीवान जी? दीवान, महाराज यह बहकर दूसरे राज्य में जाती है। राजा, बहकर दूसरे राज्य में जाती है। यह सुनकर के वो चौंकता है और चौंक कर कहता है, इतना निर्मल और मीठा जल पानी दूसरे राज्य में जाता है, वे इसे व्यर्थ बहा देते होंगे दीवान जी, हमें इसे रोकना होगा। हम नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी देश इस मीठे शीतल निर्मल पानी का दूषित करे या इसका उपयोग करे। यहाँ पर उसके मन में पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाती है। देखिए कोई भी ईर्ष्या या जलन है वो जीवन में बड़ी कष्टकारक होती है।
यहाँ पर देखिए, इधर जिस पानी का उपयोग हम पीने या कपड़े धोने के लिए करते हैं वह मृदु जल होता है। मृदु का अर्थ होता है मीठा। वर्षा और नदियों का पानी मृदु होता है, जबकि समुद्र का पानी खारा होता है, जिसका हम पीने में उपयोग नहीं कर सकते। दीवान: परंतु महाराज, हम नदी की धारा को रोक नहीं सकते, अनर्थ हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। राजा: मुझे कुछ नहीं सुनना दीवान जी, इस नदी की धारा को तुरंत रोकने का प्रबंध कीजिए। जाइए, बांध बनवाइए, और मैं इस नदी के जल की एक बूंद भी दूसरे राज्य में नहीं जाने दे सकता। इस तरह से राजा अपनी जिद पे आ गया। तीसरा दृश्य तो देखिए, वहां से जाता है, बांध बना दिया जाता है, नदी का पानी रुक जाता है, और पानी रुक जाने से पूरे नगर में, शहर में पानी घुस जाता है। राजा और दीवान महल के झरोके पर खड़े बातचीत कर रहे हैं। पानी की समस्या विकट हो गई थी। देखिए दीवान: महाराज, चारों तरफ पानी भर गया है, लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है, सड़क पर निकलना कठिन हो गया है। अभी यह हाल है तो बरसात में और भी बुरा हाल हो जाएगा। राजा: हो जाने दो, लेकिन मैं नदी का एक बूंद पानी दूसरे राज्य में नहीं जाने दूंगा। मुझे नदी का पानी पूरा का पूरा चाहिए। दीवान: परंतु महाराज, पूरा नगर डूब जाएगा। राजा कहते डूब जाने दो। दीवान: फसल चौपट हो जाएगी महाराज। राजा: हो जाने दो। प्रजा मर जाएगी। मर जाने दो, मगर मैं पानी नहीं जाने दूंगा। देखिए, इतनी जिद पे आ गया, उसको अपना और अपनी प्रजा का भी ख्याल नहीं रहा। कई बार हम पानी का इस तरह से अनर्थ दुरुपयोग कर देते हैं जिससे हमें लाभ के बजाय नुकसान हो जाता है। दीवान: सौते: कितना मूर्ख और हठी राजा है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। राजा: क्या सोच रहे हो दीवान जी? दीवान: महाराज, जब पड़ोसी राजा को पता चलेगा कि हमने उसका पानी रोक दिया है तो वह हम पर आक्रमण कर सकता है, बांध तोड़ सकता है, हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। राजा कहता है, उससे भी राजा डरता नहीं है। राजा कहता है, कोई बात नहीं, हम उसका मुकाबला करेंगे। राजा कहता है, हाँ 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 दीवान जी, तुम हमले से डर गए, आने दो, मैं भी तो देख लूं वे कैसे बांध को तोड़ते हैं। हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है समूल नष्ट कर देना। दीवान चिंतित होकर आस पास में सूरज की ओर देखते हुए आसमान में राजा की ओर कहता, हाँ मिल गया, मिल गया। राजा: क्या मिल गया दीवान जी, जरा हम भी तो सुने। दीवान: बता दूंगा महाराज, मुझे कुछ आवश्यक कार्य याद आ गया है। अच्छा महाराज, नमस्कार, प्रस्थान। इस तरह से उसको कोई नया उपाय सूझ गया दीवान को, इसलिए दीवान वहां से प्रस्थान करता है। पुराने जमाने में देखिए, लोगों के पास समय जानने के लिए घड़ी नहीं होती थी। लोग दिन में सूर्य से समय का अनुमान लगाते थे, लेकिन रात का समय जानने के लिए उनके पास कोई माध्यम नहीं था। इसलिए शासन की तरफ से प्रत्येक शहर में घंटाघर बनाया जाता था। वहाँ समय के अनुसार घंटा बजाकर लोगों को समय की सूचना दी जाती थी। आज भी कई शहरों में घंटाघर विद्यमान है। दिल्ली में तिहाड़ जेल के निकट हरिनगर में घंटाघर है। लखनऊ, जयपुर, जोधपुर, सब जगह ये स्थापित है। अब देखिए, आगे के वीडियो में हम कल पाठ का अगला 5वां दृश्य पढ़ेंगे। चौथा और 5वां और छठा 3 दृश्य अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।